जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मीरा पर। आज के वीडियो में हम लोग इजराइल और फ़िलिस्तीन के बारे में जानेंगे। जितने भी फैक्ट बनते हैं इजराइल और फ़िलिस्तीन को लेकर सारे स्टैटिक फैक्ट भी देखेंगे और करंट अफेयर से भी रिलेट करके देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं इजराइल और फ़िलिस्तीन। इजराइल और फ़िलिस्तीन मिडिल ईस्ट में स्थित एक देश है। मिडिल ईस्ट में टोटल 17 कंट्री आते हैं, जिसमें से तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फ़िलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान आते हैं। तो यहीं पर एक कंट्री आता है, यहाँ पर ये वाला देखिए आप लोग, जिसको हाईलाइट कर रहे हैं हम, ये है इजराइल। और छोटा सा आपको एक पार्ट यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है फ़िलिस्तीन। इधर देखेंगे आप, तुर्की है, ये छोटा सा साइप्रस है। इसके बाद इधर आएंगे, सीरिया है, लेबनान है। ये आप देखेंगे तो भूमध्य सागर है। ठीक है, इसके ऊपर काला सागर है। तो जो इजराइल है, इसका बॉर्डर भूमध्य सागर में भी शेयर होता है, और नीचे आप आएंगे तो एक यहाँ पर खाड़ी आपको मिलेगा, अकाबा की खाड़ी, इससे भी बॉर्डर शेयर होता है। और लाल सागर जो यहाँ पर मिलेगा आपको, लाल सागर में भी इसका बॉर्डर शेयर होता है। देखिए, इसका बॉर्डर जो है, ये पूर्व में सीरिया, इधर देखिए आपका सीरिया हो जाएगा, पूर्व में जॉर्डन, पूर्व में तो दो देश इधर से आपको मिलेंगे, जॉर्डन और सीरिया। दक्षिण पश्चिम में आपको मिलेगा मिस्र और अकाबा की खाड़ी। ठीक है, और उत्तर में इधर आपको मिलेगा लेबनान। तो चार देशों से बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर अकाबा की खाड़ी। इजराइल जो है, इसकी जो राजधानी है, देखिए इजरायली लोग जो इसकी राजधानी है, दावा करते हैं कि यरूशलेम मेरा राजधानी है, लेकिन वास्तव में इसकी जो राजधानी है तेल अवीव है। तेल अवीव यहाँ का सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटी है। सबसे बड़ा नगर जो है ना यहाँ पे, यरूशलेम है। यरूशलेम को लेकर काफ़ी विवाद रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो ईसाई हैं, यहूदी हैं, मुस्लिम हैं, इन तीनों के पवित्र धार्मिक स्थल हैं, जिसको लेकर के विवाद बना रहता है। ईसाई का मानना है कि सबसे इनके जो ईसा मसीह हैं, इनका जन्म बेतल हम में हुआ था, यहीं पर। और यहूदी लोग का मानना है कि ये इनका मूल स्थान है। और मुस्लिम जो है, मुसलमानों को जो तीसरे सबसे पवित्र स्थल है, अल अस्का मस्जिद यहीं पर है। तो इन तीनों जो रिलीजन के लोग हैं, इन तीनों को लेकर के हिंदू नहीं, ईसाई, यहूदी और मुस्लिम, इन तीनों में हमेशा विवाद बना रहता है। यहाँ की जो राजभाषा है इजराइल की, वो हिब्रू है। एक टाइम पे हिब्रू बिल्कुल समाप्त हो गई थी, लेकिन यहूदियों ने इनकी संस्कृति जो है ना, इनको बहुत प्यारा है, अपने संस्कृति से हमेशा सभ्यता से जुड़े रहते हैं। तो यहूदियों ने क्या किया, जो इनका हिब्रू भाषा थी उसको पुनर्जीवित किया। यहाँ पर लगभग 76% यहूदी लोग रहते हैं, 19% अरबी लोग रहते हैं, और 5% जो यहाँ के माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक समुदाय रहता है। यहाँ के निवासी को इजरायली कहते हैं। सरकार यहाँ संसदीय लोकतांत्रिक सरकार है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग, और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दोबारा प्रधानमंत्री बन के आ गए यहाँ पर। मानव विकास सूचकांक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, इसमें जो इजरायली लोग हैं वो सबसे आगे रहते हैं। इनका जो रैंक होता है बहुत अच्छा होता है। इजराइल का 19वां रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है, मिडिल ईस्ट में स्थित यह देश विश्व राजनीतिक और इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 19वीं शताब्दी के अंत में तथा 20वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध चल रहा था में, यूरोप में यहूदियों के ऊपर किए गए अत्याचार के कारण यूरोपीय तथा अन्य यहूदी अपने क्षेत्र से भागकर यरूशलेम जो इसका एरिया है, यहाँ पर इसके आसपास में आकर रहने लगे, तथा 1994 में इजराइल राष्ट्र की स्थापना हो गई थी। 1994 में नहीं, 1998 में हुई थी। ठीक है, ये इजराइल के बारे में आपने देख लिया। इधर भूमध्य सागर से इसका बॉर्डर शेयर होता है। इधर लाल सागर जो है, इससे अबाका की खाड़ी इधर है, अकाबा की खाड़ी इधर है। उसके बाद इससे 4 देश आप देखें कौन कौन से, तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, इससे बॉर्डर शेयर कर रहे थे। देखिए, स्टार्टिंग में यहाँ पर लेबनान और फ़िलिस्तीन नाम के 2 देश थे, इधर सीरिया, जॉर्डन था। यहाँ पे जो इजराइल है, इजराइल नाम का कोई देश नहीं था,
लेकिन जब इजराइलों पे अत्याचार होने लगा, आपने सुना होगा जो हिटलर था उसने अत्याचार किया, यूरोप में भी इनके ऊपर अत्याचार बढ़ने लगा, तो ये लोग क्या किए, जितने भी यहूदी लोग थे ये लोग आकर के इसी में बस गए, इसके आसपास रहने लगे। जब इनके ऊपर और ज़्यादा प्रताड़ना होने लगी तो ये लोग अलग देश का मांग करने लगे, और 1948 में जो फ़िलिस्तीन था वो फ़िलिस्तीन दो देशों में डिवाइड हो गया। एक देश इजराइल बना और दूसरा देश फ़िलिस्तीन बना। मिडिल ईस्ट में एक स्वतंत्र यहूदी राष्ट्र है यह। देखिए, मिडिल ईस्ट में आपको बताया टोटल 17 कंट्री आते हैं। उस 17 कंट्री में ये वाला जो है इजराइल एक यहूदियों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र है ये, ठीक है। ये इतना इजराइल है। इधर थोड़ा सा जो बचा हुआ है, इधर वेस्ट बैंक और इधर गाजा पट्टी, ये है फ़िलिस्तीन के पास, ठीक है। तेल अवीव जो है इजराइल का सबसे इम्पोर्टेंट उद्योग शहर है, जहाँ पे कपड़ा, कास्ट, औषधि, पेय तथा प्लास्टिक आदि उद्योग का विकास हुआ है। जो तेल अवीव है ना, यहाँ पर हस्तशिल्प एवं मुद्रा जो उद्योग है उसके लिए काफ़ी विख्यात है। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो ब्रिटिश खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में पाए, जहाँ इनका विवाद हो गया यहूदियों का जो संगठन है यहूदी से, और यहाँ पे जो शरणार्थी आ रहे थे इनसे विवाद हो गया, जिसके वजह से जो मीडिएटर का काम किया संयुक्त राष्ट्र संघ, ये मीडिएटर का काम किया, और जो फ़िलिस्तीन था इसको दो भागों में विभाजित कर दिया। 29 नवंबर 1947 को दो देशों में विभाजित करके दो देशों की मान्यता दे दी, जिसके द्वारा यहाँ पर दो राज्य उभर करके आए। एक तो अरब वाला हो गया, दूसरा यहूदी हो गया। और यहीं पर जो यरूशलेम है, ये वाला जो भाग है, यरूशलेम ने यूनाइटेड नेशन जब इसका बंटवारा कर रहा था तो इसका 8% लगभग भाग अपने पास रख लिया था, क्योंकि कोई विवाद की जड़ उत्पन्न ना हो। लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ पे विवाद उत्पन्न हो गया था, क्योंकि जब तीन तीन धर्म के लोग अपना कब्जा बताएंगे इस पर तो विवाद तो होना लाजमी है ना। तो जब इजराइल और फ़िलिस्तीन डिवाइड हो रहा था तो फ़िलिस्तीन के पास लगभग 48% एरिया था और इजराइल को दिया गया था 44% एरिया, और 8% जो एरिया था वो यूनाइटेड नेशन अपने पास रख लिया था। देखिए, आगे एक मैप लगाए हैं, इसके हेल्प से आपको समझाते हैं। ये देखिए 1946 में ये जो येलो कलर, ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा फ़िलिस्तीन है। इसमें कहीं कहीं आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा, यही इजराइल था। उसके बाद क्या हुआ, इजराइलों ने, देखिए यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, पार्टीशन कर दिया इसका 1947 में। जब 1947 में किया तो ये जो वाइट वाला कलर है दिख रहा है आपको, ये लगभग 44% ये इजराइल के पास चला आया, और जो ब्लैक वाला कलर है ये हो गया फ़िलिस्तीन, इसके पास लगभग 48% था। यरूशलेम का जो एरिया था वो यूनाइटेड नेशन ने अपने पास रख लिया था। बाद में क्या हुआ, जो अरब कंट्री है, बंटवारा के बाद यहाँ पर गृह युद्ध छिड़ गया। जैसे ही गृह युद्ध होने लगा तो इसके ऊपर सीरिया, लीबिया, ईरान, इन लोगों ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया। लगभग 1 साल तक ऐसे युद्ध चलता रहा। बाद में सीज फायर हुआ। सीज फायर होने के बाद जो जॉर्डन है, जॉर्डन और इजराइल के बीच में एक बॉर्डर बना दिया गया, जिसे अभी करेंट में उसको ग्रीन लाइन के नाम से जाना जाता है। तो जैसे ही जो अरब देश हैं, ये अरब देश क्या करते थे, इजराइल के ऊपर आक्रमण कर देते थे, है ना, युद्ध कर देते की घोषणा कर देते थे, युद्ध करने लगते थे। तो इजराइल भी क्या करता था, उन सब के साथ लड़ाई करता था। और जब लड़ाई करता था तो ये कई जगह पे, जैसे आपका हो गया सीरिया में, मिस्र में, या फिर जॉर्डन में, इसके अंदर भी चला जाता था, इनके देश के अंदर चला जाता था, और वहाँ के भी कुछ एरिया पर क्या करता था, इजराइल कब्जा कर लेता था। और फ़िलिस्तीन पे तो कब्जा करता ही था। धीरे धीरे क्या हुआ, ये देखिए वाइट वाला आपको देखिएगा, वाइट वाला भाग के एरिया बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर देखिए जो वाइट वाला एरिया है इसका भाग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे इजराइल क्या हुआ, अपने आप को डेवलप कर लिया, है ना। आज भी इजराइल में आप देखेंगे यहाँ की हर एक पीपल को, जो यहाँ के नागरिक हैं, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग लेना कंपलसरी हो गया है, कंपलसरी कर दिया गया है, चाहे वो प्रधानमंत्री का ही बेटा क्यों ना हो। तो यहाँ पर जो मेल होते हैं, जो इजरायली मेल होते हैं, इनको 3 साल का, और जो फीमेल होते हैं इनको 2 साल का क्या जो ट्रेनिंग लेना होता है, मिलिट्री ट्रेनिंग लेना होता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इजरायली अपने आप को डेवलप किए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग किए, और
जैसे इसको कंप्रेस किया जाता था, इनके ऊपर आक्रमण किया जाता था, उसके जवाब में इजराइल भी युद्ध करता था और जितना भी फ़िलिस्तीन का एरिया था उसके पास आता था वो कब्जा कर लेता था। तो अभी करंट का सिचुएशन क्या हो गया है, देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा इजराइल हो गया है, ठीक है, और फ़िलिस्तीन इधर थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। देखिए फ़िलिस्तीन और इजराइल में हमेशा लड़ाई होता रहता है। अभी आपने 6-7 महीने पहले सुना होगा इजराइल फ़िलिस्तीन में बमबारी हो रहा था। तो ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। और ये जो जड़ बोया गया है ना, ये बोया कौन है? ब्रिटिश। ये लोग करते हैं, अमेरिका ब्रिटेन, इन लोग का काम क्या है? झगड़ा लगाना, हथियार बेचना, यही इन लोग का मेन काम रहता है। देखिए ये इस वाले मैप से अच्छे से आप समझ सकते हैं। पहले ये जो फ़िलिस्तीन था, जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, ऐसा था। उसके बाद कहीं कहीं ये तो इजरायली लोग थे। जब यूनाइटेड नेशन ने डिवाइड कर दिया तो ये पोजीशन था। बाद में जब लड़ाई हुआ तो ये पोजीशन हो गया। अब अभी इजराइल जो है वो लगभग फ़िलिस्तीन पे कब्जा कर लिया है, ठीक है। इजराइल को जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा मान्यता दिया गया था, वो मान्यता दिया गया था 11 मई 1949 में। यूनाइटेड ने एक देश का मान्यता इजराइल को दिया था 11 मई 1949 को, ठीक है। 5 जून 1967 को इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया पर इराक जो है यहाँ पर के विरुद्ध में युद्ध की घोषणा कर दिया और महज 6 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो से हम लोग देखते हैं। देखिए ये है ईरान, यहाँ पे गाजा पट्टी है, ये फ़िलिस्तीन वाला एरिया है, ठीक है। ये है यरूशलेम जिसकी बातें कर रहे थे, जहाँ पे जो ईसाई, यहूदी और मुस्लिम का धार्मिक स्थल है, यहाँ पर है। तो क्या हुआ 1967 में, 1967 में जो इजराइल है इसने मिस्र, इधर है इजिप्ट को मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं, उसके बाद जॉर्डन और सीरिया, और इधर आपको मिलेगा इराक, इसके विरुद्ध में युद्ध घोषित कर दिया और महज 6 दिन में अपने अरब दुश्मनों को पराजित कर दिया। इजराइल को पूरे सभी अरब कंट्री को पराजित करने में मात्र 6 दिन लगा था। 6 दिन लगा था, उसमें पराजित कर दिया। और इस युद्ध को 6 डे वार के नाम से भी जाना जाता है। 1960 से 1970 के दशक में इजराइल कई बार युद्ध हमले किए, कभी इसके पे ऊपर हो जाता था, कभी ये करता रहता था। एक बार इसके जो प्लेयर है ना वो ओलंपिक में खेलने गए थे, और जो ये फ़िलिस्तीन के आतंकवादी संगठन है, इजराइल के लगभग 11 ओलंपिक प्लेयर को मार दिया था, जिसके वजह से ये बहुत इजराइल गुस्से में हुआ था। और इसकी जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है मोसाद के हेल्प से इजराइल ने जितने आतंकी उसमें इंक्लूडेड थे, जितने भी शामिल थे, सभी को एक एक करके मार दिया। लगभग 16-17 साल 22 साल तक खोज के एक एक आतंकवादियों को उसने मारा था। इजराइल की जो अर्थव्यवस्था है, देखिए ये है इजराइल। यहाँ पे हमेशा जो जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो बनी रहती है, क्योंकि जितने भी अरब कंट्री से इनकी बनती नहीं है, तो ये लोग हमेशा इसके ऊपर क्या करते हैं, इससे लड़ाई करते रहते हैं, जिसके वजह से जो इजराइल है ना अपने आप को पूर्ण रूप से क्या कर लिया है, ये जो आप एंटी मिसाइल सिस्टम से क्या कर दिया है, अपने आप को कवर कर लिया है। कहने का मतलब कि अगर इसके ऊपर कोई मिसाइल छोड़ा भी जाता है, कोई देश अगर इसके ऊपर मिसाइल छोड़ता है, तो इजराइल क्या करता है, उस मिसाइल को हवा में ही मार देता है। वो जो मिसाइल है उसके देश के ऊपर गिरेगा ही नहीं, और गिरेगा भी तो उसने अपने देश में ऐसे बंकर बना रखा है। बंकर के अगर उसके देश में कोई मिसाइल आता है तो सायरन की आवाज़ तुरंत बजने लगती है, और जितने भी लोग जहाँ जहाँ होते हैं उसके अगल बगल में बंकर बना होता है, उसमें जाकर के छुप जाते हैं। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है इजराइल की, ये स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा नहीं थी इजराइल की अर्थव्यवस्था, लेकिन इजराइल ने खुद को इतना डेवलप कर लिया जिसकी वजह से यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत अच्छा हो गया है। खाद्यान्न डिपेंडेंट हो गया है, इसको किसी के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इजराइल को। आर्थिक और औद्योगिक विकास बहुत तेज़ी से हुआ है।
लगभग जितने भी एशियन कंट्री हैं या मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं उसमें सबसे अच्छा इसका विकास हुआ है। यहाँ पर अच्छे अत्याधुनिक विश्वविद्यालय हैं, क्वालिटी एजुकेशन अच्छा है, जिसकी वजह से इसका और विकास हो जाता है। अच्छा, सीमित प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद पिछले दशक में जो इजराइल है इसका खाद्य उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ था। यह एक निर्यातक देश भी है। यह प्रमुख रूप से निर्यात करता है मशीनरी एवं उपकरण, सॉफ्टवेयर, कटे हुए हीरे, कृषि उत्पाद, रसायन और वस्त्र वगैरह का उत्पादन करता है और निर्यात भी करता है दूसरे देश में। इजराइल ने अपने यहाँ पर्यटक को आकर्षित करने के लिए, इसके पास बहुत लंबा तटरेखा तो नहीं है, लगभग देखिए लगभग इसके यहाँ लगभग 200 किलोमीटर की लंबी तटरेखा है, लेकिन इतने ही लंबे तटरेखा पर इसने ऑफिशियली 137 बीच बना रखे हैं जो वहाँ के पर्यटक होते हैं उनको बहुत ही आकर्षित करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तो पूछना ही नहीं है, लगभग अपने जीडीपी का 4 से 5%, इनका जो टोटल जीडीपी होता है उसका 4.5 से 5% जो इनकम होता है, जो पैसा होता है, वो पैसा ये लोग जो इजरायली लोग होते हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ही खर्च कर देते हैं। ठीक है, इजराइल को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है मिडिल ईस्ट का। यहाँ सॉफ्टवेयर, संचार एवं जीव विज्ञान से रिलेटेड जितने भी अत्याधुनिक तकनीकों का विकास हुआ है वो इजराइल में हुआ है। ब्लूमबर्ग जो इनोवेशन इंडेक्स है उसमें 5वें स्थान पर आता है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली यहीं से डेवलप हुआ है। अच्छा, जो दुनिया का सबसे पहला फ़ोन बना था ना, मोटरोला भी यहीं से बना हुआ था, इजराइल ने ही बनाया था। उसके बाद वॉइस मेल का जो सिस्टम था वो भी इजराइल में ही पहली बार बना था। IBM जो चिप बनाती है, चिप भी पहली बार यहीं पे बना हुआ था, इजराइल में ही। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में ये काफ़ी आगे रहता है। ठीक है, भारत और इजराइल के बहुत अच्छे संबंध है। 30 वर्ष कंप्लीट होने पर भी भारत सरकार ने एक स्मारक सिक्का भी जारी किया है इसके नाम पर, इजराइल के नाम पर। इजराइल, देखिए इजराइल जो है ना दुनिया के सबसे सेफेस्ट कंट्री में से आता है। इजराइल दुनिया के 9 कंट्री में शामिल है जिसके पास अपना खुद का परमाणु हथियार है, सैटेलाइट सिस्टम है। इजराइल की जो वायुसेना है दुनिया की टॉप 5 में हमेशा बनी रहती है। इजरायली वायुसेना का ताकत आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि 1976 में जब फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने जो एक प्लेन था जिसमें इजराइल के भी कुछ नागरिक बैठे हुए थे, उनको हाईजैक करके युगांडा में ले गए, तो मात्र इजराइल की जो एजेंसी है ना, मोसाद नाम है, इसने मात्र 90 मिनट में वहाँ से युगांडा, लगभग आप देखेंगे इजराइल से तो 4 से 4,500 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे जाके अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाला था वहाँ से। इजरायली मोसाद के बारे में कहा जाता है कि अगर इसके दुश्मन पाताल में भी होते हैं तो वो वहाँ से भी उसको ढूंढ करके निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इजराइल के बारे में इतना ही फैक्ट है। बाकी जो करंट अफेयर है, यहाँ के प्रधानमंत्री दोबारा बन के आए वो बता दिए आपको, बेंजामिन। भारत और इजराइल के अच्छे संबंध हैं। जो भारत है इजराइल से अच्छा खासा जो डिफेंस सिस्टम होता है उससे ख़रीदता है। TP हेरॉन ड्रोन जो है वो भी भारत इसी से ख़रीद रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।